Hello everyone. As you know, we were on chapter number 2, basic accounting terms. So आज जो हम पढ़ने वाले हैं that is about inventory. कि इन्वेंट्री होता क्या है, what inventory is. इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक. किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, बिजनेस में अगर हम इन्वेंट्री के बारे में बात करेंगे तो इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक. स्टॉक मीन्स व्हाट? जिसमें कोई भी कंपनी क्या करती है? डील करती है. जैसे कि अगर मेरी कंपनी अगर चिप्स बना रही है तो मेरे लिए स्टॉक क्या हो गया? चिप्स. अगर मेरी कंपनी है फर्नीचर बना रही है तो मेरे लिए स्टॉक क्या हो गया? फर्नीचर. बट अगर बाकी कंपनीज़ की अगर हम बात करें तो उनके लिए फर्नीचर स्टॉक नहीं होगा. फर्नीचर उनके लिए क्या होगा? एसेट्स. क्योंकि वो उसमें डील नहीं कर रही है. मेरे लिए क्या हुआ? स्टॉक क्यों हुआ? क्योंकि मेरी कंपनी फर्नीचर में डील करती है, इसलिए क्या हुआ? फर्नीचर मेरे लिए स्टॉक. तो कंपनी जिसमें डील करती है बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं? स्टॉक. जिसका दूसरा नाम क्या होता है? इन्वेंट्री. अगर हम किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें, तो वहाँ पे क्या होता है? उनका ओपनिंग स्टॉक भी होता है और क्लोजिंग स्टॉक भी होता है. वो तो हर कंपनी में ही होता है, लेकिन उनका जो ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री होता है वो 4 टाइप्स का होता है. कौन कौन से 4 टाइप्स का? फर्स्ट होता है उनका रॉ मटेरियल. क्या होता है फर्स्ट? रॉ मटेरियल. व्हाट डू यू मीन बाय रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल क्या होता है? कच्चा माल. कच्चा माल जिसकी वजह से आप अल्टीमेट अपनी फाइनल प्रोडक्ट्स क्या करते हो? बनाते हो. देखो, अगर हम चिप्स की बात करें, जो लेस चिप्स आते हैं, अगर उस कंपनी की हम बात करें तो उनके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? रॉ मटेरियल होगा उनके लिए पोटैटोज़, ऑयल, स्पाइसेस, जिसमें बेसिकली वो सामान क्या होता है? जिनसे अल्टीमेटली सामान बनता है, मैन्युफैक्चर होता है. तो अगर हम इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल जिसकी वजह से आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है हमें, द वैल्यू ऑफ कॉटन इन केस ऑफ क्लॉथ मिल्स. अगर किसी कंपनी है, क्लॉथ मिल्स है, तो वहाँ पे उनके पास कितनी कॉटन पड़ी है, क्या वैल्यू है, तो वो उनके लिए क्या होगा? इन्वेंट्री. दैट विल बी इन्वेंट्री फॉर दोज पीपल. तो रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल जिससे अल्टीमेटली क्या होता है? प्रोसेस होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट बनता है. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस की अगर हम बात करें, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जिसमें काम करना हमने शुरू कर दिया लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ. तो सेकंड चीज़ क्या होगी? WIP. WIP मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस. जैसे अगर मैंने चिप्स की बात करी थी, अगर मेरी कंपनी चिप्स बनाती है तो मेरी कंपनी ने क्या करा? पोटैटोज पील कर लिए, कट कर लिए, लेकिन अभी तक फ्राई नहीं करे. मतलब उस पर काम करना शुरू कर दिया लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ. तो मतलब मेरे वो क्या हुए? पार्टली फिनिश्ड गुड्स हुए. पार्टली फिनिश्ड गुड्स को क्या कहा जाता है? वर्क इन प्रोग्रेस. जिस पे काम अभी चल रहा है, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स. जैसे क्या होता है? थर्ड वन क्या होता है? फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स मतलब क्या हुए? बना हुआ सामान. जो सामान बन चुका है उसे फिनिश गुड्स कहते हैं. इट इंक्लूड्स इन्वेंट्री ऑफ दोज गुड्स विच हैव बीन कम्प्लीटली प्रोसेस्ड. जो क्या हुआ? कम्प्लीटली क्या हो गया? प्रोसेस हो चुके हैं, रेडी हैं, पैक हो चुके हैं और सेल के लिए बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन अभी बिके नहीं हैं तो अभी अनसोल्ड, लेकिन बिकने के लिए बिल्कुल रेडी हैं. उसको कहा जाता है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स. कि सामान बन चुका है, पैक हो चुका है, लेबलिंग हो चुकी है उनके ऊपर, सब कुछ रेडी है, लेकिन अभी तक सेल नहीं हुए, सेल होने बाकी हैं. तो अभी हमने यहाँ पे 3 चीज़ें पढ़ चुके हैं. क्या पढ़ा हमने अभी? रॉ मटेरियल जिसको कच्चा माल कहते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस जिसमें काम करना हमने शुरू कर दिया वो स्टॉक लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ. थर्ड हमने क्या पढ़ा है अभी? फिनिश गुड्स. ये 3 हम पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट आ गया हमारे पास स्टॉक इन ट्रेड. स्टॉक इन ट्रेड की अगर हम बात करें, इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने सामान परचेज़ करा है, किस लिए? बना हुआ सामान परचेज़ करा है, किस लिए? रीसेलिंग के लिए. तो इसको क्या कहते हैं? स्टॉक इन ट्रेड. वो स्टॉक जो कि आपकी ट्रेड में है, बना हुआ सामान आपने परचेज़ करा है सिर्फ बेचने के लिए, इसमें आपने कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करा है. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगर हम स्टॉक की बात करें, टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से स्टॉक 2 पार्ट्स में बाइफर्केटेड होता है. वन इज़ ओपनिंग स्टॉक, अनदर वन इज़ क्लोजिंग स्टॉक. व्हाट डू यू मीन बाय ओपनिंग स्टॉक? ओपनिंग स्टॉक होता क्या है बेसिकली? ओपनिंग स्टॉक हो गया आपका, जैसे आपको पता है आपका जो ईयर होता है, कोई भी फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें, शुरू कब होता है?
1 अप्रैल से स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर और ख़त्म कब होता है? 31 मार्च। 31 मार्च को ख़त्म होगा जो भी नेक्स्ट ईयर होगा। जैसे मान लो हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ 2024 में, ख़त्म कब होगा? 2025 नेक्स्ट ईयर में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो स्टॉक बिगनिंग ऑफ द ईयर में पड़ा है, बिगनिंग ऑफ द ईयर मतलब साल की स्टार्टिंग में 1 अप्रैल 2024 में, तो उसको क्या कहेंगे? ओपनिंग स्टॉक। लेकिन जो स्टॉक साल के एंड में है, जितना स्टॉक साल के एंड में पड़ा है अभी तक बिका नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे हम? क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हुआ दो तरीके का हमारा स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम बात करते हैं लायबिलिटीज़ की। व्हाट डू मीन बाय लायबिलिटीज़? लायबिलिटीज़ होती क्या है? अगर हम लायबिलिटीज़ की बात करें तो लायबिलिटीज़ क्या होती है? लायबिलिटीज़ वो होती है, जैसे कि मान लो अगर मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी ने किसी से उधार लिया है, मुझे वो चुकाना पड़ेगा, मेरी कंपनी को वो क्या करना पड़ेगा? चुकाना पड़ेगा। तो वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है। अब लायबिलिटी क्या होती है? इंटरनल भी हो सकती है और क्या हो सकती है? एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? वो लायबिलिटी जो कि पे ऑफ करनी है वो, लेकिन इंटरनल लोगों को, मतलब अपनी कंपनी के विद इन जो भी बिजनेस एंटिटी है, बिजनेस एंटिटी के विद इन आपके जो इंडिविजुअल्स हैं उनको पे ऑफ करनी है। जैसे कि मान लो कि बिजनेस के अंदर क्या है, कौन है? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है? ओनर ऑफ द बिजनेस। उसने क्या लगा रहा? जो प्रोप्राइटर है उसने क्या करा होता है? पैसा लगाया होता है कंपनी में। जो पैसा लगाया होता है उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। जैसे मान लो एक पर्सन है एक्स, उसने पैसा लगाया अपनी कंपनी में, 10 लाख रुपए लगाए, उसने कंपनी स्टार्ट करी। तो ये जो पैसा लगाया उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। लेकिन क्या ये बिज़नेस का पैसा हुआ? नहीं, ये बिज़नेस का पैसा नहीं हुआ। बिज़नेस को ये पैसा क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। किसको पे करना पड़ेगा? जो वो पर्सन होगा, जो प्रोप्राइटर होगा, एक्स को पे करना पड़ेगा। तो बेसिकली बिज़नेस के लिए क्या हुई? ये हुई एक लायबिलिटी। लायबिलिटी मीन्स व्हाट? लायबिलिटी मीन्स दैट हैज़ टू बी पेड ऑफ। तो बिज़नेस को क्या करना पड़ेगा? वो आपको पे ऑफ करनी पड़ेगी जिस भी पर्सन के लिए होगी। जैसे यहाँ पे हमने अभी बात करी है, किसकी बात करी है? कैपिटल की। जो भी कैपिटल है, प्रोप्राइटर क्या करता है? ओनर क्या करता है? वो पैसा बिज़नेस में लगाता है, तो वो ओनर का पैसा है, बिज़नेस का पैसा नहीं है। तो बिज़नेस को क्या करना पड़ेगा? वो पे ऑफ करना पड़ेगा। किसको पे ऑफ करना पड़ेगा? ओनर को। तो वो क्या हुई आपके लिए? इंटरनल लायबिलिटी। बिजनेस के लिए क्या हुई? वो इंटरनल लायबिलिटी। लायबिलिटी मीन्स दैट हैज़ टू बी पेड ऑफ, but that is within the organization, to the individuals who are within the organization. So the proprietor and owner is within the organization, so that amount will be payable to the proprietor or owner itself by the company. Coming on to the next one, external liability. What do you mean by external liability? External liability मतलब क्या हुआ? एक्सटर्नल लायबिलिटी मीन्स बिजनेस की वो लायबिलिटी जो कि किसकी होगी? आउटसाइडर्स की। किसकी होगी? आउटसाइडर्स की। जैसे कि मान लो आपने, बिजनेस ने क्या करा? कोई लोन लिया, कितने रुपए का? ₹5 लाख का बिजनेस ने क्या करा था? लोन लिया था। किससे लिया? बैंक से। तो बैंक का वो लोन बिजनेस को वापस करना पड़ेगा, पे ऑफ करना पड़ेगा। तो बेसिकली वो क्या हो गई? ये जो लोन हुआ एक्सटर्नल लायबिलिटी हुई बिजनेस के लिए, क्योंकि बिजनेस ने बाहर वालों से वो लिया उधार। तो अगर बिजनेस ने बाहर वालों से लिया होता, दैट इज़ योर एक्सटर्नल लायबिलिटी दैट हैज़ टू बी पेड ऑफ बाय द बिजनेस इटसेल्फ। क्रेडिटर्स की अगर हम बात करें, क्रेडिटर्स कौन हुए? किसी से उधारी पे सामान परचेज किया, क्रेडिट परचेजेस करी हैं, सो दोज आर द क्रेडिटर्स। बैंक से कोई लोन लिया, तो यहाँ पे बैंक के आगे लोन भी होना चाहिए, बैंक लोन। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट मतलब आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रखी है, एक्स्ट्रा 6 लाख 7 लाख की, तो आप मोर देन 5 लाख जो आपके अकाउंट में उसके एक्सेस आप विड्रॉ कर सकते हो। ये बेसिकली करंट अकाउंट होल्डर्स को ये फैसिलिटी मिलती है, जो बिजनेस जो होता है जिनका, कि मोर दैन वो अपने अकाउंट में जो बैलेंस है उसके बियॉन्ड भी वो एक्सेस विड्रॉ कर सकते हैं, बट उनको एक लिमिट होती है साइन, कितनी लिमिट तक वो विड्रॉ कर पाएंगे। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल भी क्या है? एक आपके लिए लायबिलिटी है कंपनी के लिए, क्योंकि वो उनको पे ऑफ करना पड़ेगा। कोई भी लोन्स होंगे कंपनी की क्या है? लायबिलिटी। जो भी चीज़ एक्सटर्नल है, बाहर वालों से ली है, पे ऑफ करना है, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के विद इन से है तो इंटरनल लायबिलिटी। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, लॉन्ग टर्म और नॉन करंट लायबिलिटीज़। अगर हम लायबिलिटीज़ की बात करें तो दो तरह की होती है,
एक तो होती है नॉन करंट, दूसरी होती है करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी किसे कहते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी होती है बेसिकली आपकी लॉन्ग टर्म। कोई भी लॉन्ग टर्म लोन्स होंगे आपके, जो भी मोर देन 1 ईयर के बाद आपको पेमेंट करनी होती है, जिनकी भी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या होती है, मोर देन 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, तो उसको क्या कहते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, जैसे कि अगर हम डिबेंचर्स की बात करें, डिबेंचर्स, तो वो भी क्या है हमारे लिए? लॉन्ग टर्म, नॉन करंट। करंट लायबिलिटीज़ कौन सी होती है? जिनका टाइम पीरियड क्या होता है? 1 ईयर का होता है, जो आपको पे ऑफ करनी होती है विद इन 1 ईयर, तो वो आपके लिए क्या हो गई? करंट लायबिलिटी। तो ये हमारी दो तरह की लायबिलिटीज़ हो गई, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं एसेट्स की। व्हाट डू यू मीन बाय एसेट्स? एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स भी हमारे लिए क्या होते हैं? एक बेनिफिट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? बिजनेस का एक बेनिफिट होता है, वो भी दो तरीके के होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। बेसिकली होता क्या है ये? जो भी एसेट्स आप मोर देन 1 ईयर के लिए हेल्ड करोगे तो वो तो आपके लिए नॉन करंट एसेट्स हो गए, और जिनको जो रैंडमली विद इन 1 ईयर आपके चेंज होते रहते हैं या आप डिस्पोज ऑफ करते रहते हो, तो वो आपके लिए करंट एसेट हो गए। ये आपको बेनिफिट देते हैं, चाहे हम नॉन करंट की बात करें या करंट एसेट्स की बात करें, ये आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अगर हम बात करें जिसकी वजह से हमारा स्टॉक बनता है, जो सामान बनता है, सामान बनाने में जो चीज़ें हेल्प करती हैं, वो हमारे लिए एक तरीके से एसेट ही होता है। जैसे मान लो मशीनरी, ये हमारा सामान बनाने में हेल्प करती है, मशीनरी। बेसिकली लैंड, इनडायरेक्टली लैंड भी हमारी हेल्प करती है, क्योंकि उसी ज़मीन पे आप अपना बिज़नेस अंडरटेक कर रहे हो, सामान बना रहे हो, सब कुछ। अगर बिज़नेस की कोई व्हीकल्स हैं तो वो भी हेल्प कर रही हैं, आपको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही हैं, आपका जो सामान बना हुआ स्टॉक है कस्टमर्स तक पहुँचाने में हेल्प कर रही हैं। तो बेसिकली जो बेनिफिट, जो चीज़ें आपको बेनिफिट मोर देन 1 ईयर का देते हैं, तो वो आपके लिए एसेट्स होते हैं। कौन से? नॉन करंट एसेट्स। और जो आपको रैंडमली क्या होते हैं, आपका मैनेजमेंट इमीडिएटली क्या करता है, उसे कैश में कन्वर्ट कर देना चाहता है उन चीज़ों को, तो आपके लिए क्या हो गए? करंट एसेट्स। कितने टाइम पीरियड के? विद इन 1 ईयर ही वो आपको कैश में कन्वर्ट करने हैं, तो आपके लिए क्या हो गए? करंट एसेट्स। अगर हम स्टॉक की बात करें, स्टॉक हमारे लिए क्या है? करंट एसेट्स, क्योंकि हम क्या चाहेंगे? स्टॉक मतलब जो सामान हम बना रहे हैं, हम क्या चाहेंगे? वो सामान इमीडिएटली जैसे ही बने वो सेल आउट हो जाए, तो हमारे लिए स्टॉक क्या हुआ? करंट एसेट। हमारे जो डेटर्स होते हैं, डेटर्स कौन हो गए? डेटर्स वो बंदे हो गए जिनसे हमने क्या करा था? क्रेडिट पे सामान परचेज किया था या सेल किया था? सेल किया था। हमने सामान क्या करा? उनको सेल किया है, उधारी पे सामान बेचा है, तो हमारे डेटर्स हो गए। तो हमें क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा उसके अगेंस्ट, तो हमारे लिए क्या हो गए? करंट एसेट्स। उसके अलावा हमारे लिए बिल्स पेबल तो लायबिलिटी होती है, बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए एसेट्स हो गए। कैश अगर हमारे पास है, कैश वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में, हमारे लिए करंट एसेट है। बैंक का बैलेंस अगर है, बैंक बैलेंस क्या हो गया? बैंक अमाउंट है, तो वो भी हमारे लिए क्या हो गए? करंट एसेट्स। तो बेसिकली ये सब चीज़ें क्या है हमारे लिए? करंट एसेट्स, जो विद इन 1 ईयर आपको क्या करते हैं? कैश में कन्वर्ट होते हैं, ये इमीडिएट चेंज होते रहते हैं, दैट इज योर करंट एसेट्स। गिव यू बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, दोज आर योर नॉन करंट एसेट्स। सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। सो इफ वी टॉक अबाउट fictitious assets, what do you mean by fictitious assets? Fictitious assets क्या होते हैं? These are the assets which cannot be realized in cash. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, cannot be realized in cash और no further benefit can be derived from those assets. उससे ना आपको कोई further benefit मिलेगा, ना कैश में डिराइव कर सकते हो। बेसिकली ये कौन से एसेट्स हो गए? जो PL अकाउंट होता है, अगर उसका कोई डेबिट बैलेंस है आपके पास, तो वो आपके लिए क्या हो गया? फिक्टिशियस एसेट्स, जो एक्चुअल में नहीं है, only fictitious nature. And the expenditure not yet written off such as advertisement expenses. आपने क्या करा? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का, फॉर एग्जांपल आपने 2 लाख रुपए एक पर्टिकुलर ईयर में ये सोच लिया कि 4 साल तक आपको एडवर्टीजमेंट का खर्चा आएगा 2 लाख रुपए, तो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से 2 लाख रुपए को रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन इस बारी जो दिखाया वो कितना दिखाया? आपने सोचा 4 साल का है, चलो 50,000 ईच ईयर आ रहा है, तो 50,000 आपने क्या शो कर दिया? 50,000 उसको एक जगह पे शो कर दिया और बैलेंस 1,50,000 अलग जगह पे शो कर दिया। 50,000 जो आपने शो करा, इस साल का क्या करा? एक्सपेंस एज एन एक्सपेंस दिखा दिया, इसको आगे फर्दर क्या दिखा दिया? एज एन एसेट्स।
लेकिन हर साल आप कितना कितना उसे एक्सपेंस शो कर रहे हो, हर साल आप 50,000 का एक्सपेंस शो कर रहे हो और 50,000 अपने अकाउंट्स में से राइट ऑफ कर रहे हो। बट अगर आप ये 1.5 लाख का एसेट दिखा रहे हो, क्या ये कभी एज कैश आपको रिकवर होगा? नहीं। आपने अभी दिखा दिया ये फिक्टिशियस एसेट है, 2 लाख रुपए का आपको लग रहा था 4 साल के अंदर 2 लाख रुपए आपके खर्च हो जाएंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे। इस साल आपने जो खर्चा दिखाया 50,000 का दिखाया, 1.5 लाख का आपने एज एन फिक्टिशियस एसेट दिखा दिया। अगले साल आप नेक्स्ट दोबारा 50,000 दिखाओगे, बैलेंस दिखाओगे 1 लाख रुपये। बट क्या ये करेक्ट हुआ? क्या ये शो हो सकता है कि कभी रियलाइज़ होगा? कैश में नहीं होगा। तो इसलिए ये आपके लिए क्या बन गया? फिक्टिशियस एसेट, जो चीज़ कभी रियलाइज़ हो ही नहीं सकती इन कैश। सो दैट विल बी योर फिक्टिशियस एसेट। टाइप्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स। अगर नॉन करंट एसेट्स की टाइप्स की हम बात करें तो कितने तरीके के नॉन करंट एसेट्स होते हैं? एक होता है टैंजिबल एसेट, दूसरा होता है इनटैंजिबल एसेट। टैंजिबल एसेट कौन से हो गए? विच कैन बी टच्ड, सीन एंड फेल्ट, तो वो आपके हो गए टैंजिबल एसेट। और विच कैन नॉट बी टच्ड, सीन और फेल्ट, तो दैट विल बी योर इनटैंजिबल एसेट। टैंजिबल मतलब जिनको देख सकते हो, छू सकते हो, तो फर्नीचर को देख सकते हो, व्हीकल्स को देख सकते हो, बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गई, तो ये सब आपके लिए टैंजिबल एसेट्स हो गए। बट विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, तो जैसे कि पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ब्रांड नेम, कॉपीराइट्स, तो ये गुडविल, तो ये सब आपके लिए क्या हो गए? इनटैंजिबल। तो हमने 2 तरीके एसेट्स पढ़ लिए। वन इज टैंजिबल विच कैन बी टच्ड, सीन एंड फेल्ट, अनदर वन इज इनटैंजिबल विच कैन नॉट बी टच्ड, सीन और फेल्ट। तो आपको एग्जाम्पल्स इसके पता होने चाहिए, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अभी हमने आज क्या पढ़ा? एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और उनके टाइप्स। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करते ही आपकी जितनी भी हमारी वीडियोस ऑटोमेटिकली अपलोड होंगी उसके डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। स्टे ट्यून, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।